हेलो, नमस्ते, नमस्कार डॉक्टर्स। मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर हर्षे चेस हो गया था और डीएनए रेप्लिकेशन की हमने शुरुआत की थी। तो भाई, अगर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब होता है कि इंटरफेस की एस अवस्था में डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए 2C से क्या हो जाएगा, 4C। दूसरी बात है कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या तो समान रहती है, पर क्रोमेटिड भी डबल हो जाते हैं। इंटरफेस में देखा था, एस फेज में। यहाँ दूसरी जो बात है कि जीवाणु के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो द्विविखंडन से ठीक पहले होता है, क्योंकि उनके अंदर इंटरफेस नहीं होते। डीएनए की जो कॉपी होती है, उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो द्विदिशीय होगा। और दूसरा जो हम बात करते हैं, अर्धसरक्षी विधि का पालन करेगा। असुरक्षित विधि के बारे में सबसे पहले जानकारी वॉटसन क्रिक ने दे दी थी। अगर आ जाए, असुरक्षित विधि का प्रपोजल या प्रस्तावना परियोजना किसने दी थी, तो आंसर क्या होगा, वॉटसन क्रिक। पर सवाल आ जाए कि इससे किसने सत्यापित किया था, तो मिजेल्सन स्टॉल। केवल लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी हम गलत कर देते हैं सवाल। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, इसे प्रायोगिक सत्यापित किसने किया, मॉर्गन। बस ये चीजें बहुत अच्छी है। ठीक, चलिए आज का जो हमारा विषय रहेगा सुरक्षित विधि, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस या क्रिया विधि की हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा गोल है, मिजेल्सन स्टॉल प्रयोग होगा। उसके बाद हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों, अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, जो एनसीईआरटी का लिखा है, वॉटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। वॉटसन क्रिक ने इस प्रकार का मॉडल दिया था। आप देख सकते हैं ये डीएनए द्विकुंडलित है और ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे से पृथक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक दूसरे से पृथक हो जाती है। आप देख सकते हैं डीएनए इस प्रकार से था ये, और बाद में इस तरह से खुल जाता है। खुलने के बाद बच्चों आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूं कि भाई ये 5 वाली जो थी ये 3' पे आ गई, और ये 3' एंड वाली थी ये 5' एंड आ गई। मेरी बात आ रही है समझ में। तो द्विकुंडलित डीएनए इस तरह से खुल जाता है, और कहा जाता है इसके पूरक ही हम बात करते हैं, यहां डीएनए की नई श्रृंखलाएं बनेगी। आप देख सकते हैं 5' एंड से 3' एंड, 5 से 3। डीएनए हमेशा 5 से 3 की दिशा में ही बनता है। 5 से 3 की दिशा में ही बनेगा। इसका रीजन हम शायद पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड कौन सी दिशा में जुड़ता है, 3' और फॉस्फेट किस दिशा में है, 5'। इसका ये लॉजिक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि हमारा डीएनए रेखीय होता है, अगर बच्चों हम कहें हमारा डीएनए इस तरह से जाता रहेगा, तो हमारे अंदर डीएनए रेप्लिकेशन टुकड़ों में होता, क्योंकि बहुत लंबी लेंथ होती है डीएनए की। इन टुकड़ों में ऐसे रहेगा, और इन टुकड़ों में रहेगा, तो हम एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक पिक्चर बन जाएगा। और इसके अंदर हम बात करते हैं, ये इस तरह से हर टुकड़ों में ऐसे रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन द्विदिशीय रहेगा। क्या रहेगा, द्विदिशीय रहेगा। आप देख सकते हैं एक दिशा ऐसे, एक दिशा ऐसे। दूसरी बात, येलो कलर की लाइनें जो आपको दिखाई दे रही है, टेम्पलेट है। ये द्विरज्जु के डीएनए खुलने के बाद दोनों श्रृंखलाएं जो होगी वो टेम्पलेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेम्पलेट कहलाती है। टेम्पलेट श्रृंखला क्या कहलाती है बेटा, टेम्पलेट श्रृंखला। ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं टेम्पलेट की तरह काम करेगी और दोनों के पूरक नए डीएनए बनेंगे। तो एक पैतृक वाला आया, टेम्पलेट वाला क्या है, पैतृक है। ग्रीन वाला क्या है, नया। इसी कहते हैं अर्धसरक्षी विधि।
यानी यहां से जो नए डीएनए बनेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं द्विरज्जु की हो गया, एक पैतृक वाला और एक नया वाला, एक पैतृक वाला और एक नया वाला। दिशा बताओ, द्विदिशीय। क्या हो गया? द्विदिशीय। इस तरह का मॉडल भाई साहब वॉटसन क्रिक ने तो दे ही दिया था, आया, पर उसको प्रायोगिक सत्यापित नहीं कर पाए कि क्यों एक नया, क्यों एक पुराना बनता है। आ गया? तो आई थिंक ये डायग्राम छोटा सा बना लोगे, एक लाइन लिखवा देता हूं। एनसीईआरटी वाला ये देखो, मैंने जो इसकी कॉपी, मैंने ऐसे नहीं करके ऐसे ही लिखा है, दोनों ही टेम्पलेट है। लास्ट मैंने छोड़ के गया था ना, मैं चीज समझाऊंगा द्विदिशीय क्या होता है और असंरक्षित, आज उसी की बात करेंगे हम। डीएनए ऋणावेशित होगा, डीएनए अम्लीय होगा, डीएनए रेप्लिकेशन द्विदिशीय होगा और सुरक्षित विधि का पालन करेगा। ये सारी बातें डीएनए की। द्विरज्जु की होने से स्थायी होता है, ये पढ़ चुके हैं ना कल अपन। अपनी मरम्मत कर सकता है, स्थायित्व रखता है, हाइड्रोजन बंध वापस बना लेता है, इसलिए किसी भी उम्र कार्य की का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर रहता है हमेशा। लिखिए दो लाइनें इसमें। डीएनए के दोनों रज्जु पृथक होकर, डीएनए के दोनों रज्जु पृथक होकर, डीएनए के दोनों रज्जु पृथक होकर टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। डीएनए के दोनों रज्जु पृथक होकर टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं और उनके पूरक, और उनके पूरक नए रज्जु का निर्माण होता है, और इनके पूरक नए रज्जु का निर्माण होता है, और इनके पूरक नए रज्जु का निर्माण होता है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक होकर टेम्पलेट की तरह कार्य करती है और इनके पूरक नए रज्जु का निर्माण होता है। इसे अर्धसरक्षी, इसे अर्धसरक्षी विधि कहते हैं, इसे अर्धसरक्षी विधि कहते हैं। आधा संरक्षण, 50-50 वाला मामला, इसे अर्धसरक्षी विधि कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। अब इसको एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। ये लाइन तो मैंने वहां लिख दी थी, वॉटसन क्रिक ने बताई थी चीजें। अब जो हमारा मेन उद्देश्य होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। तो मिजेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। पहले बेसिक चीजें देख लेंगे बेटा। कब आया ये एक्सपेरिमेंट? 1958 में आया। कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो चीजें हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, उसका सिद्धांत क्या होगा और फिर प्रयोग कैसा होगा, उसका निष्कर्ष क्या रहेगा, सेम चीज एक्सपेरिमेंट में। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, क्यों किया, कैसे प्रयोग किए, उसका क्या निष्कर्ष निकला। मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों वैज्ञानिक, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रयोगों में से एक माना जाता है। कलरफुल एक्सपेरिमेंट था लैब में, और कहा जाता है कि इन्होंने ई कोलाई जीवाणु यानी प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की
विधि को सत्यापित किया था। बेटा ध्यान रखना, प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है, यूकैरियोट्स में नहीं बताई, प्रोकैरियोट जीवाणु के अंदर अर्धसरक्षी विधि को सत्यापित किया था। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा जीवाणु चुना? ई कोलाई। ये चीजें मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रिफिथ ने चूहों और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का उपयोग किया, हर्षे चेज ने जीवाणु भोजी का उपयोग किया, उसे ई कोलाई से संक्रमित करवाया। मिजल्सन स्टॉल ने भी ई कोलाई का इस्तेमाल, कभी कभी बेसिक सवाल नीट में आते हैं, क्या लिया था। इसके अलावा अब यहाँ पे एक बड़ी चीज है, यहाँ भी अपकेंद्रण का इस्तेमाल किया, और अपकेंद्रण के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता का इस्तेमाल किया, वो हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में किस तरह से करते हैं, ठीक है बेटा। अब एक नई बात है, हर्षे चेज ने रेडियो सक्रिय का इस्तेमाल किया था। यहां ये भारी समस्थानी का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन के भारी समस्थानी, रेडियो सक्रिय का इस्तेमाल नहीं करते। ये कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम बात करते हैं, एक लाइन लिखिए स्टार्टिंग की। इन्होंने प्रोकैरियोट ब्रैकेट में ई कोलाई जीवाणु, इन्होंने प्रोकैरियोट ब्रैकेट में ई कोलाई जीवाणु में डीएनए की अर्धसरक्षी विधि, डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसरक्षी विधि को सत्यापित किया। इन्होंने प्रोकैरियोट ब्रैकेट में ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसरक्षी विधि को सत्यापित किया, डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसरक्षी विधि को सत्यापित किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए भाई इन्होंने कल्चर माध्यम का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? कल्चर संवर्धन माध्यम के लिए बेटा इन्होंने जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। अब नाइट्रोजन ही क्यों लिया? ये जानते थे कि डीएनए के अंदर जो प्यूरीन और पिरिमिडीन रिंग होती है उसमें नाइट्रोजन होता है। अगर डीएनए बनाना है तो रिंग बनानी पड़ेगी, रिंग बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिएगा, और नाइट्रोजन कोई भी जीवाणु बाहरी स्रोत से माध्यम से लेगा। ये जानते थे कि बाहर माध्यम में सामान्य नाइट्रोजन N14 होता है। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे प्रकार का भारी समस्थानिक वाला N15 लिया। ये दिमाग में पिक्चर बना रहे थे कि अगर ई कोलाई जीवाणु को एक ऐसे माध्यम में डाल दिया जाए जिस माध्यम में N15 हो, तो ये जीवाणु, हम बात करते हैं अपने नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए N15 को लेगा ही लेगा। तो इसके अंदर जो डीएनए होगा, गोल गोल होता है वैसे, इसके अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर N15 चला जाएगा। बार बार जब इस तरह से रहेगा तो इनके डीएनए में N15 आ गया। अब ये और दिमाग लगाते हैं कि अब ये जो ई कोलाई है जिसके डीएनए में क्या आ चुका है? N15। अब इस ई कोलाई को एक ऐसे माध्यम के अंदर वृद्धि करवाया जाए जिसके अंदर N14 हो सामान्य। तो उन्होंने देखा कि अब इस डीएनए के अंदर 14 भी गया और 15 भी गया, दोनों प्रकार के नाइट्रोजन चले गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले क्या था, नया क्या आया। तो इसका मतलब उनके डीएनए में दोनों चीजें आ गई, पैतृक वाली और नई वाली। इस तरह से उन्होंने असुरक्षित विधि के बारे में, एक सिद्धांत के बारे में एक परिकल्पना सोची और बिल्कुल सही निकली। आया इस तरह से पहले सोचा जाता कि क्या करें, इस तरह से डिजाइन करें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा 14 से ही कर लेते, कर लो। तो क्या करना है? N14 है, किस माध्यम में डालना पड़ेगा? 15 में, सेम चीज ही आएगी, कर सकते। ऐसा नीट में सवाल भी आया कि 14 वाले को 15 में डाला जाएगा तो क्या होगा, 15 वाले की 14 वाले विलियन में डाला जाएगा तो क्या होगा। और हम वही पढ़ रहे हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आप ऐसा भी कर सकते। आ गया समझ में? चलो तो हम भी एक थीम बना लेते हैं। इसमें क्या चीज है, इन्होंने संवर्धन माध्यम हेतु, लिखिए, इन्होंने संवर्धन माध्यम हेतु N15 वाले भारी समस्थानिक, इन्होंने संवर्धन माध्यम हेतु N15 भारी समस्थानिक वाले
N15 भारी समस्थानिक वाले अमोनियम क्लोराइड विलयन का उपयोग किया। अमोनियम क्लोराइड विलयन का उपयोग किया। N14 तो था ही नॉर्मल, और 15 खास था, भारी समस्थानिक था। N14 तो हल्का होता है, सब जानते हैं। N15 भारी समस्थानिक एन अमोनियम क्लोराइड विलयन का उपयोग किया। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थी N14 और N15 का। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां जो हम बात करते हैं घनत्व प्रवणता के लिए, अपकेंद्रण के लिए, नेक्स्ट लास्ट लाइन बेटा लिख लिया नहीं ये लाइन? N15 भारी समस्थानिक युक्त अमोनियम क्लोराइड विलयन का उपयोग किया। नेक्स्ट, अपकेंद्रण हेतु, अपकेंद्रण हेतु, अपकेंद्रण हेतु, अपकेंद्रण का मतलब वो ना पीपीटी क्या कहते हैं हिंदी में, अवक्षेपण। कोई नीचे चीज बैठ जाती है, पैलेट्स बन जाते हैं, तो उसको अपकेंद्रण द्वारा निकाला जाता है। अपकेंद्रण हेतु सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता का उपयोग किया। अपकेंद्रण हेतु सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता का उपयोग किया। ये 3 बेसिक जो इन्होंने स्टार्ट किए थे, ध्यान दीजिए। आगे अब उन्होंने क्या डिजाइन की वो हम सीखने वाले हैं। तो ई कोलाई का उपयोग, N15 का उपयोग और सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया था। चलो मैं आगे, अब एक बार देखना उन्होंने क्या किया। अभी लिखिएगा नहीं कोई, ये एक ई कोलाई है। इस ई कोलाई के अंदर बेटा ये डीएनए होता है, और इस डीएनए के अंदर हम बात करते हैं N14 होता है। क्या होता है बेटा? N14। आप समझ सकते हैं डीएनए है, सर्कुलर है। दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। इस ई कोलाई जीवाणु को उन्होंने कल्चर माध्यम के अंदर डाल दिया। ऐसा था, ऐसा था। किस माध्यम में कराया संवर्धन? N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में संवर्धन करवाया। बैक्टीरिया क्या लेना शुरू कर दिया? 15। कई पीढ़ियों तक ऐसा करने के बाद ऐसे जीवाणु मिल गए N15 वाले। कोई दिक्कत किसी को? बनाओ। सिंपल सा प्रोसीजर उन्होंने किया। सबसे पहले N14 को N15 में बदला। क्योंकि डीएनए को डायरेक्ट गुणन नहीं करवाया जा सकता, ई कोलाई में ही करता है। एनसीईआरटी ने भले डीएनए की फोटो दे रखे हैं, पर वो बैक्टीरिया में ही हो सकते हैं, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है। तो डीएनए को कैसे गुणन करवाओगे माध्यम में? वो तो जीवाणु में ही करता है। वास्तव में जीवाणु को गुणन करवा के उनके अंदर डीएनए को बदला जाता है।
हो गया। ये लिख देना, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, या नीचे लिख देना बस, लैंग्वेज खत्म। तो कुल मिला के इन्होंने स्टार्टिंग गाड़ी यहाँ से की और ऐसे मिल गई उनको, बस प्राप्त की। एंड 15 युक्त डीएनए वाले इकोलाई प्राप्त किए। अब यहाँ से गाड़ी फिर से शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए वो। हो गया बेटा, जल्दी कीजिए। बाद एक्सपेरिमेंट देखते हैं उन्होंने क्या किया। आज अब एक्सपेरिमेंट क्या करता है, जनरली हम बात करते हैं, सबका ध्यान चाहिए। दिख रहा है क्या थोड़ा हल्का हल्का, मैं बना लूंगा। एक बार देखो, मेन इन पे फोकस करना है। ये देखो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है जो हम कह सकते हैं सीशियम क्लोराइड से भरी रहती है। और ये सबसे पहले इन्होंने N15 वाला डीएनए इस्तेमाल किया। आपको दिखाई दे रहा है गहरा रंग N15 है, ठीक है। अब इनका संवर्धन उन्होंने एक सामान्य अमोनियम क्लोराइड विलयन में करवाया। ये वास्तव में एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है। नाम तो ई कोलाई का, पर इन्होंने डीएनए लीनियर दे दिया है। वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मान के चलें, एक टुकड़ा है, क्योंकि वास्तव में डीएनए होता कैसा है ई कोलाई में, गोलाकार। ये समझाने के लिए दे रखे हैं, मेरी बात समझना। बाकी बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप देखिए इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था N15 वाला था। जब इस ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड विलयन, ये N नॉर्मल N14 वाला है। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर ये बैक्टीरिया इस विलियन में होगा तो कितने बैक्टीरिया बनेंगे, 2। उन दोनों के अंदर बच्चों आप देखेंगे कि N14 वाला भी होगा और N15 वाला भी होगा। मेरी बात समझ में है? एक से कितने बन गए, 2। तो 2 डीएनए जब बनेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक रज्जू में 14 होगा और एक में 15। 15 कहां से आया, पैतृक से, और 14 क्या बना, नया। तो क्या ये असुरक्षी विधि को बताता है, यस। यहीं से सिद्ध हो गया असुरक्षी विधि। उसके बाद 20 मिनट के बाद फिर गुणन किया तो टोटल कितने हो गए, 40 मिनट। 20 मिनट में ये बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, अगले 20 में और डबल हो जाते हैं, 2 से कितने हो गए, 4। अभी भी नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड माध्यम ही दिया। अब बैक्टीरिया बेचारा नाइट्रोजन के लिए तो नॉर्मल ही लेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहां पर N14 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि माध्यम से ही वो नाइट्रोजन ले रहा है और माध्यम में N14 ही है। तो N14 वाले कितने मिलेंगे, 2। और 2 आपको मिलेंगे 14 और 15 दोनों वाले। आया बेटा? तो 14 और 15 का मिलना फिर किसको सिद्ध करेगा, अर्ध संरक्षी को। ऐसे गाड़ी आगे बढ़ाते रहो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि ऐसे डीएनए मिल रहे हैं जिसमें दोनों चीजें शामिल है, 14 वाला भी और 15। तो ये सिद्ध करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि को सत्यापित करता है। मेरी बात आ रही है समझ में, क्लियर है? पर डीएनए दिखता नहीं है जनरली, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इन टेस्ट ट्यूब को ऐसा समझ लो, और अगर मैं सीधा करता हूं तो आप मुझे अपनी आप बताना भारी चीज कहां होगी सबसे, हल्की चीज सबसे, और मध्यम वाली। अब आप बताना, N14 हल्का है कि भारी, कहां रहेगा, N15, 14, 15, जिसे शंकर का। अब इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे देखना, ये है भारी वाला सबसे नीचे, ये हाइब्रिड है बीच में, हल्का वाला आगे, और ये बीच में। टेस्ट ट्यूब हमें बताएगी। आया? चलो फिर इस चीज को हम लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा?
आ गया, समझ में आया बेटा? एक कॉल आई था 20 मिनट के अंदर 2 डीएनए कैसे बनेंगे संकर, 40 मिनट के अंदर कितने डीएनए बने, 4, 2 हल्के वाले और 2 संकर। क्लियर है? मैंने केवल लाइनें बनाई है ताकि एक में इजीली आपको समझ में आ जाए। पंद्रह से गाड़ी शुरू की और नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड के अंदर संवर्धन कराएंगे तो हल्के की संख्या बढ़ती जाएगी, संकर हमेशा आते रहेंगे और भारी कम होता जाएगा। अगर इसको उल्टा करते तो N14 को N15 विलियन में डालते तो संकर आते रहते, पर किसकी संख्या बढ़ती रहती, 15 की, और किसकी घटती रहती। अगर एग्जाम में घुमा कर आए तो गलत तो नहीं करोगे, ये रट मत लेना कि ऐसा ऐसा रहता है। सवाल जरूर पढ़ना कि क्या दे रखा और किस में डाल रखा है। अक्सर पेपर सेटर कभी कभी रिवर्स कर देते हैं चीज़ों को, और हमारे दिमाग में वही रहता है जो एनसीईआरटी के अंदर रहता है और टिक लगा के आ जाते हैं। तो ये बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं इसे। क्योंकि अभी नीट पीजी का पेपर हुआ था, उसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। उसका जो पहला पेपर था वो बहुत इजी था और सेकंड शिफ्ट का बहुत टफ पेपर आया था। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ जो उस तरह से है कुछ। नीट पीजी का था जो पहले भी रद्द हो चुका, फिर से हुआ था। हो सकता है इस तरह का पैटर्न आपको अगले साल से कुछ शिफ्ट वगैरह में मिले देखने को, कई तरह के सेट मिल सकते हैं। कि वो कम्युनिटी करते हैं, रैंक का ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। समझ में आए टेस्ट ट्यूब का? भारी, संकर, हल्के और संकर मिल रहे हैं। 1 से 2, 2 से 4, फिर 8। लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये चित्र मैंने इस तरह से बनाए समझ में आ जाएंगे। निष्कर्ष यही है, इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया था। आ रहा समझ में? ये एक नया एक पुराना, एक नया एक पुराना, बस यही असुरक्षी विधि है। ये प्रो कैरोट्स में था, यू कैरोट्स के अंदर टेलर साइंटिस्ट ने चीज बताई थी विक्सिया फावा में। अच्छा हो गया। गर्ल्स हो गया। चलें आगे, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बढ़ू मैं आगे? आ जाओ। यहाँ हम बात करते हैं अगला, जो इसमें जो समझने की चीज है, यू कैरियोट्स के अंदर किसने क्या, नोट में लगा के लिखिएगा तो ये प्रोकैरियोट्स की बात होगी। कहते हैं यू कैरियोट। बेटा यू कैरियोट में, यू कैरियोट और यू कैरियोट में ना विक्सिया फावा है बेटा। एक ब्रॉड बीन आती है विक्सिया फावा,
विक्सिया फावा, थोड़ी फलियां होती है, ब्रॉड बीन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ब्रॉड बीन्स। फली होती है ना, सेम की फलियां, ब्रॉड बीन्स बोलते हैं। यू कैरियोट विक्सिया फावा ब्रॉड बीन में रेप्लिकेशन की अर्धसरक्षी विधि, नीट में यह स्टेटमेंट आ चुका है साइंटिस्ट के नाम पर, का सत्यापन टेलर साइंटिस्ट। कौन सा था बेटा? टेलर और साथी थे। ये भी 1958 में ही हुआ था। गुणसूत्रों में रेडियो सक्रिय थाइमिडीन का उपयोग करके किया गया, का उपयोग। तो की पॉइंट्स याद रखना, यू कैरियोट्स कौन सा था? विक्सिया फावा। किस वैज्ञानिक ने किया? टेलर ने। किसका उपयोग किया? थाइमिडीन। कैसा था? रेडियो सक्रिय। और किस में किया गया? गुणसूत्रों में। तो ये की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर उन्होंने क्या किया? थाइमिडीन यूज किया। जब गुणसूत्र की कॉपी होगी तो उसमें थाइमिडीन चला गया, सिंपल सी बात है। मेरी बात आ रही है? अगर थाइमिडीन वाला भाग है, जब इसकी कॉपी होगी तो थाइमिडीन आगे में चला जाएगा। आया समझ में? तो ये जो चीज सिंपल सा इन्होंने यू कैरोट में दर्शाया था। तो प्रो कैरोट में असुरक्षित विधि आ गई तो मिचेल्सन स्टॉल, और यू कैरोट आ जाए तो टेलर। इसे याद रखना। इसके अलावा केयर्स वैज्ञानिक थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखो एनसीईआरटी वाले। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल सेक्शन किस तरह से बनते हैं, जो नीट में 2-3 बार आ चुके हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बना रहा हूं न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, सबका ध्यान चाहूंगा। अगर हम बात करें, अभी कोई बनाएगा नहीं, समझेंगे। पीडी है, समय है, डीएनए है, और अगर हम बात करेंगे यहां पर N14, हम बात करेंगे N14, N15 और N15। आप सब जानते हैं हल्के, संकर और भारी। ठीक है? तो ये बेटा कैसे होंगे डीएनए? हल्के वाले, लाइट। ये कैसे होंगे? संकर। और ये कैसे होंगे? भारी। न्यूमेरिकल सेक्शन में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, टेबल से ही डायरेक्ट आंसर निकल जाएंगे। तो एक बार देखें, अगर हम पीडी की बात करते हैं,
तो यहां जो पीढ़ी ले लेते हैं फर्स्ट, यहां आ जाएगी सेकेंड, यहां आ जाएगी थर्ड और यहां आ जाएगी फोर्थ। समय बेटा 20 मिनट में, उसके बाद 40 मिनट, 60 मिनट, 80। आगे बढ़ा सकते हैं पर इतना ही करते हैं, बहुत है, इससे ज्यादा आते ही नहीं आपको। चलो डीएनए कितने बनेंगे पहली पीढ़ी में? 2। बताओ यहां, फिर बोलो। अच्छा, फिर 16। तो ये जो चीज है, अगर हम एक और चीज अगर लिखना चाहें तो स्टार्टिंग में भी हम लिख सकते हैं, वो है 0 पीढ़ी। अजीब लग रहा होगा, 0 समय, स्टार्टिंग वाला 0 डीएनए। 0 तो होगा नहीं, 1 लेके ही चलेंगे पहले तो स्टार्टिंग वाला अगर मैं आपसे पूछूं, जिसका अभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे आपको बताना है, एक अच्छा कंपैरिजन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, सबका जवाब चाहूंगा, स्टार्टिंग के अंदर कोई पीढ़ी नहीं थी, समय 0 टाइम है, और डीएनए क्या बेटा? 1 डीएनए था। याद कीजिए, पहला वाला डीएनए हल्का था कि भारी था? भारी था। हल्के वाले कितने थे? संकर वाले कितने थे? और जो भारी वाले कितना था? 1 था। 100% भारी था। 1 का मतलब 100% भारी था। स्टार्टिंग यहीं से किया था। मेरी बात आ रही है समझ में? एन 15 से शुरू किया था। 20 मिनट के बाद पहली पीढ़ी मुझे प्राप्त हुई। कितने डीएनए मिले? दोनों डीएनए कैसे थे? संकर। तो हल्के वाले कितने थे? वेरी गुड। संकर वाले 2। टोटल कितने डीएनए थे? 2 में से 2 कितने हैं? तो 100%। भारी कितने हैं बेटा? वेरी गुड। अच्छा, अब 40 मिनट के बाद कितने डीएनए बनेंगे? 4 में से संकर हमेशा, तो कितने बच गए? 2। हल्के के भारी? अभी कंडीशन ध्यान रखना, सामान्य नाइट्रोजन क्षारक के विलयन में डाल रहे हैं, सवाल यही चल रहा है। तो हल्के वाले कितने हैं? तो बताओ 50% क्या बने? 50% क्या बने? दोनों का अनुपात कितना? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अच्छा, ये भारी बताओ। 0। अच्छा, थर्ड जनरेशन में कितने डीएनए? संकर हमेशा कितने बनेंगे? अब बताओ पीछे कितने बच गए? 6। क्या बनेंगे वो? तो यहां कितने? 6 2 का अनुपात में डिवाइड करो। 3 1, 3 1। अच्छा, 80 मिनट के बाद कितने? 16। 16 में से 2 कैसे बनेंगे? कितने बच गए? ये कितने? आप देख सकते हैं, भारी बिल्कुल नहीं है, सब हल्के बन रहे। हल्के इसलिए कि हमने सामान्य लिया। अगर ये सवाल नीट में इस तरह से आता, एन 15 से गाड़ी शुरू की तो ये हो रहा, एन 14 वाले को एन 15 विलियन में डालते तो हल्का ये शिफ्ट हो जाता भारी की जगह। मेरी बात आ रही है ना? ये समझ में आया? इससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो रैंडम सवाल, नीट में कैसे सवाल आएंगे, क्या आप तैयार हो? एक ई कोलाई N15 वाले डीएनए को सामान्य नाइट्रोजन में संवर्धित करवाया जाए तो बताइए द्वितीय पीढ़ी के बाद हल्के और संकर डीएनए का अनुपात कितना होगा? 3 1 1 3 1 1 1 2। नेक्स्ट सवाल, अगर ई कोलाई, जो सेम सवाल है, ई कोलाई को 60 मिनट तक गुणन करवाया जाए तो मुझे बताइए हल्के और संकर डीएनए का अनुपात कितना प्राप्त होगा? कितने प्रतिशत डीएनए संकर के बनेंगे? 25। कितने हल्के और कितने भारी? कर लोगे? कर लोगे? ये ही पैटर्न रहा, बनाओ। ये सारे सवाल इसी से डिजाइन होंगे, तो ये टेबल बना लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 3 बार अभी तक नीट में सवाल पूछे गए हैं, ये टेबल ही काम में आएगी। किस पीढ़ी में पूछा है, कितने समय बाद पूछा है? एक क्वेश्चन करा लेंगे आपसे, अब आसान होगा। देख रहे?
लिखे हुए हैं सर बेटा। हम्म? आप नोट्स नहीं लिखे हैं क्या दीदी? लिखे हैं। बेटा हो गया? चलें आगे चलें। चलो बेटा अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन करते हैं। पूरा दे रखा होगा, अदरवाइज आप कुछ समझ नहीं पाएंगे सवाल को। इसको देना पड़ेगा लैंग्वेज के अंदर, है ना, कि इसमें क्या है। तो मैं भी पूरा लिख लेता हूं। यदि इन 15 डीएनए वाले ई कोलाई का संवर्धन सामान्य अमोनियम क्लोराइड विलयन में करवाया जाए तो थर्ड पीढ़ी में हल्के व संकर डीएनए का अनुपात क्या होगा? ऑप्शंस देते हैं आपको। क्या होगा? ऑप्शंस आर 11 13 31 14। तो बच्चों आपके आंसर ये
ऑप्शंस बताओ। थर्ड पीढ़ी पूछिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी में कितने डीएनए बनेंगे बेटा? 2। सेकंड में 4, थर्ड में 8। 8 डीएनए में से हमें पता है 2 कैसे होते हैं? संकर। मेरी बात आ रहे? और बाकी कैसे होंगे? हल्के। तो 2 संकर बनेंगे तो 6 कैसे हो गए बेटा? बोलो। हल्के हो गए। तो इसका रेशो निकालो, क्या रहेगा? 3:1। आ रहा है समझ में? 6 हल्के 2 है तो 6:2 यानी 3:1। कर लोगे ऐसा? इस तरह का क्वेश्चन आएगा नीट में, कर लोगे? इजी है। 3:1। ये नीट में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। समय भी दे सकते, कभी लिखेगा 60 मिनट के पश्चात, एक ही बात है। अगर हम कहें तीसरी पीढ़ी का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट, ये भी दे सकता है 60 मिनट के पश्चात बताओ, 80 मिनट के बाद बताओ। चलो 80 मिनट के बाद होता तो क्या होता? 7:1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लोगे आप सब। इस तरह का नीट में एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आए तो कर लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को यूं कहता है, एक बार नीट में आया कि 10 ई कोलाई जीवाणु हैं और वो तीसरी पीढ़ी में कितने हो जाएंगे डीएनए बताओ? अगर तीसरी पीढ़ी में 8 डीएनए बनते हैं एक जीवाणु से, तो 10 जीवाणु से कितने बनेंगे? 80 डीएनए बनेंगे। कितने बनेंगे? 80 डीएनए बनेंगे। 80 में से अब मुझे बताओ कितने हल्के, कितने? 60 कैसे होंगे? हल्के। और ये संकर कितने होंगे? 20। पक्का? तो इस तरह से हम कह सकते हैं 20 जो होंगे वो कैसे होंगे? संकर। और ये कितने होंगे? हल्के वाले। कर लोगे ऐसा? ऐसा नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के इजी वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसको कितना ही घुमाओ वो आपके ऊपर है ना। लिखा नहीं, जरूरत नहीं है क्वेश्चन, वो 10 इक्वलाई वाला नीट में आया था एक बार, 2022 का सवाल है लगभग, तो ध्यान दीजिएगा। चलो तो इसको खत्म करते हैं, समझ में आ गया तो। और अगला टॉपिक हमारा होगा डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। चले, आ जाओ, लगाओ हेडिंग, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नीट 24 में इस पर सवाल आया था। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बच्चों 2 प्रक्रियाएं हम शामिल करेंगे। एक बार हेडिंग डाल दीजिए और एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम हेडिंग डाल देना, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। और ये डायग्रामेटिक व्यू एनसीईआरटी का दे रखा है। इसको 2 चरणों में हम बांटने वाले हैं, एक एक करके। ये पूरा पिक्चर एनसीईआरटी का हम टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं वैसे, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो तो रेखीय होता है और जीवाणु का कैसा होता है? गोल। तो जीवाणु का जो डीएनए होता है वो ऐसे होता है, द्विरज्जु की होता है। और बेटा जो एक रज्जु होती है वो अंदर वाली ऐसे रहती है। पर ध्यान दीजिएगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ एक बबल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ऐसे बबल्स बन जाता है। और ये जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से पूछूं तो ये एक साइन ऐसे बन जाता है, थीटा। इसे कहते हैं जीवाणु में थीटा मॉडल।
कभी कभी बाउंसर सवाल आ जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन का थीटा मॉडल किस में पाया जाता है, जीवाणु में। इतना ही पूछेंगे आपसे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हाई लेवल का सवाल है। तो ये इस तरह की शेप बनती है जीवाणु के अंदर, क्योंकि जीवाणु का डीएनए वर्तुल और द्विरज्जु की होता है। एक रज्जु इस तरह से मुड़ जाता है। इस टुकड़े को अगर ध्यान से देखें तो हमें देखेंगे कि दो सिस्टम है। अगर ये दिशा इस प्रकार से है तो ये वाला इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से यहां डीएनए रेप्लिकेशन एक दिशीय होगा कि द्विदिशीय, द्विदिशीय। ये जीवाणु में ऐसे रहता है। आ रहा। उसके बाद बच्चों जो हम बात करते हैं यहां पर इस चीज को एक खुल जाता है। एक हिस्सा जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो इस हिस्से की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एक हिस्सा छोटा सा। और ये जो हम बात करते हैं इसको फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वास्तव में इस तरह से पूरा होता है आगे, और जब ये यहां से कट करते हैं तो ये खुल जाता है। खुल जाता है तो एक तरह से वाई के आकार का जिप जैसा हो जाता है। उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। एनसीईआरटी यूं कहती है डीएनए इस प्रकार से चल रहा था। आया समझ में? और ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ये अंदर इस तरह से, और ये यहां से अगर मैं कट करता हूं एक छेदनुमा संरचना, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, दो चरण पड़ेंगे। डीएनए द्विरज्जु की होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पहले प्लान देखो क्या कैसे बनाने हैं हमें रज्जु। यहां पर हाइड्रोजन बंद होते हैं, और हाइड्रोजन बंद जब होते हैं तब हम कोई नई चीज जोड़ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले इन रस्सियों को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। पहला चरण। तोड़ने के बाद बेटा ये डीएनए कुंडली नुमा होता है, ये कुंडली तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस पे कट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्योंकि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते ही वो इस तरह से हो जाएगा, तो हम नया डीएनए जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ किसी एक सिरे पे कट लगाएंगे। आ रहा समझे? पतंग उड़ाते मांझा उलझ जाता है, तो हम मारवाड़ी लोग क्या करते हैं कि सुलझाते नहीं है, कहीं से तोड़ देते हैं और खींच के सही करके फिर गांठ लगा देते हैं। सेम यहाँ जहां कुंडली है वहां पे कट लगाओ और फिर से जोड़ दो। ये टोपो आइसोमरेज करेगा। फिर से हम बात करते हैं, जब कुंडली को अलग अलग करते हैं डीएनए में एक खास बात है कि फिर से हाइड्रोजन बंध बना देता है। फिर से हाइड्रोजन बंध ना बनाए तो हमें इनको सीधा रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा मोटा मैं कहूं जो पहला चरण हमें सीखना है वह है डीएनए को अकुंडलित बनाना। तो हेडिंग लगाते हैं, फिर उसके बारे में एक करके लिखते जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पूरा डायग्राम एक साथ बना भी नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी साफ कहती है कि एक साथ डीएनए का रेप्लिकेशन संभव नहीं है। पहला चरण लिखिए, डीएनए श्रृंखला का अकुंडलन। अकुंडलन, अनवाइंडिंग अनजीपिंग, इंग्लिश में बोलते हैं अनवाइंडिंग अनजीपिंग।
बच्चों अगर हम बात करते हैं, दो लाइनें लिख लेते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की बात करते हैं। रेप्लिकेशन जिस बिंदु से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओरी। रेप्लिकेशन जिस बिंदु से शुरू होता है उसे ओरी कहते हैं। प्रोकैरियोट में डीएनए वर्तुल और डीएस होता है, और कहते हैं यहां ओरी की संख्या केवल एक होती है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो रेखीय होता है, और जगह जगह से वो शुरू हो सकता है, तो ओरी की संख्या ज्यादा। तो एक स्टेटमेंट आएगा, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में ओरी की संख्या एक होती है क्योंकि डीएनए वर्तुल और द्विरज्जु की होता है। दूसरा, यूकैरियोट्स में डीएनए रेखीय होता है और लंबा डीएनए होने की वजह से एक साथ रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकते, अतः इन्हें टुकड़ों में करना पड़ता है, और डीएनए रेप्लिकेशन एक बिंदु से शुरू होगा जिसे ओरी कहते हैं। ओरी की संख्या ज्यादा किसमें? यूकैरियोट्स में। मेरी बात आ गई समझ में? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए छोटा सा होता है, कम लंबाई का होता है, एक ही चरण में पूरा करना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा चरण, उल्टा सोच, अगर यूकैरियोट्स में टुकड़ों में हो सकता है तो प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएनए को स्टार्ट करना एक एनर्जेटिक प्रक्रिया होगी, ऊर्जा चाहिएगी। अब बेचारे बैक्टीरिया इतनी ऊर्जा कहां से लाएंगे, बार बार वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में खर्चा करें, इसलिए एक ही चरण में वो डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कर लेते, इसलिए केवल एक ओरी की आवश्यकता पड़ती है। यूकैरियोट्स में डीएनए की लंबाई ज्यादा होने की वजह से ओरी की संख्या ज्यादा। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है? इसका लॉजिक है डीएनए की लंबाई ज्यादा होना। एनसीईआरटी साफ लिखती है। मैं लिख भी देता हूं रीजनिंग सवाल, क्यों कारण है? क्योंकि डीएनए की लंबाई अधिक होती है, इसलिए टुकड़ों में ही रेप्लिकेशन किया जा सकता है। ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक रहेगा, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनेंगे। आई थिंक रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए अच्छा टॉपिक है। क्यों क्यों का सवाल। रेप्लिकेशन थीटा मॉडल किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स। बस इतना ज्यादा, अपने डिटेल में है ही नहीं तो क्यों फालतू आपको इतना आगे लेके जाऊं। 5 से 6 सवाल बेटा, ये चैप्टर है ना। जेनेटिक्स अच्छा करना, ये अच्छा करना, बायोटेक अच्छा करना, इकोलॉजी अच्छा करना, 12वीं में ये चैप्टर है, 20 से 25 सवाल। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, इकोलॉजी। 11th में सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल सबसे अच्छा, और प्लांट फिजियोलॉजी। 3 ही चैप्टर है, इस बार भी 9 से 10 सवाल। 24 में भी अच्छे सवाल लेके गए थी। प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, क्योंकि वहाँ 6 चैप्टर पढ़ोगे तो 12 सवाल आएंगे, हर चैप्टर से 2 सवाल आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 ही चैप्टर है, और 3 से 4 सवाल का एक एवरेज है चैप्टर का। 3 ही चैप्टर है, पर वो हर चैप्टर 3 से 4 सवाल लेकर जाएंगे, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी इज मोर वेटेड, राइट। आगे बढ़ू मैं? हो गया बेटा? चलो अब ये चीज सीखते हैं। इसमें पहला प्रोसेस है अनचिपिंग का मतलब क्या है। यहां जो अनजिपिंग का मतलब क्या है उस चीज को हम सीख लेते हैं, और एंजाइम का रोल जो हम बात करेंगे। अभी हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, हम फिलहाल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करने वाले हैं। बच्चों यहां पे सारे जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बंध। कौन है बेटा? हाइड्रोजन बंध। सबसे पहले इनको तोड़ना प्राथमिकता में रहेगा। ये टोपो आइसोमरेज है, एंजाइम है। कौन है बेटा? टोपो आइसोमरेज। और ये बेटा हेलिकेज है। क्या है? और इन श्रृंखलाओं को सीधा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई कुछ और चीजों को, एस एस बी प्रोटीन। तो ये मेरे को 3 चीजें सिखानी है।
पहला चरण होगा अकुंडलन। क्योंकि डीएनए द्विरज्जु की है, सब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि डीएनए द्विरज्जु की है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बंध है जो इनको स्थायित्व देने का काम करते हैं। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। हाइड्रोजन को तोड़ना भाई साहब चुनौती है, इसलिए यहां ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। सुनना, मैं आगे फिर से पूछूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसलिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी के जल अपघटन के द्वारा इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जाता है, जिससे दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या हो जाएगी, पृथक। जैसी पृथक होती श्रृंखला क्या हो जाएगी, कुंडलित। पूरा मत मानना, चोटी होती है ना, जैसी हम बात करते हैं बक्कल खोलते हैं तो चोटी खुल तो जाती है, पर जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं। सेम चीज डीएनए के साथ है। यहां हम बात करते हैं जैसी वो श्रृंखला कुंडलित होगी तो हम टोपो आइसोमरेज से कट करेंगे। क्या करेंगे, और फिर से उनको सीधा करके जोड़ देंगे। तो हम कहते हैं कुंडलन के तनाव को समाप्त करना, कम करने का काम। पर जैसी श्रृंखला को सीधा करते हैं तो ये दोनों श्रृंखलाएं, हम बात करते हैं पूरक होती है, फिर से हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करेगी, पर हमें रोकना है। और उनको रोकने का काम, फिर से हाइड्रोजन बंध नहीं बन जाए, कौन रोकेगा, बस चित्र बनाओ फिर चारों के काम देखते हैं। सब एंजाइम का ही रोल है, पूरा रेप्लिकेशन। एक बार देख लीजिए मैंने क्या चीजें समझाई है। पहला प्रोसेस क्या था, अकुंडलन, इसमें कितने एंजाइमों की भूमिका, तीन। हेलिकेज एटीपी द्वारा किसको तोड़ेगा,
दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग। टोपो आइसोमरेज कुंडलन के तनाव को समाप्त करने के लिए फॉस्फोएस्टर बंध पर क्या करेगा, कट, और सीधा करके फिर से सील। एसएसबी फिर से जो श्रृंखला है हाइड्रोजन बंध ना बना दे उनको रोकने का काम एसएसबी। देखो सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए को डबल स्ट्रैंड से बनने से रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड रखना है, उसके लिए एक प्रोटीन का नाम ही क्या रखा गया है, एसएसबी। डीएनए को एसएस ही बनाकर रखना है, तभी हम पूरक बना पाएंगे। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम का रोल। आ गया, लिख दीजिए। ये समझ में आया ना बेटा, तीनों टुकड़ों में पढ़ेंगे, पूरा एक साथ अपन पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने चित्र पूरा बनाया भी नहीं, मतलब ही नहीं रहता उसका। तो पहला उद्देश्य था डीएनए को अकुंडलित बनाना, दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग करना। तुम्हारा एक एग्जाम तो हो गया ना, है ना, तो हो गया था, हाँ? पहला है, दूसरा है ना, दूसरा है अभी तो, है ना। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन पूरा का पूरा उत्प्रेरक एंजाइम पर ही निर्भर करता है, शुरुआत ही एंजाइम से ही कर रहे हैं, बिना एंजाइम, क्योंकि एनसीईआरटी की हेडिंग भी डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम की भूमिका ही लिखी है पूरी। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं, इसमें कर लो ये फटाफट। नई श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा, दूसरा चरण रहेगा अपना। जिसमें डीएनए पॉलीमरेज भूमिका निभाएगा, लाइगेज भूमिका निभाएगा, प्राइमेज भूमिका निभाएगा, तीन एंजाइम फिर रोल प्ले करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया ना। हेलिकेज हाइड्रोजन को H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा, एटीपी चाहिए, और तोड़ने के बाद वो कुंडलित हो जाएगा, तो कुंडलन को समाप्त करने का काम टोपोआइसोमर, यानी वो कट करता है। साइंस की भाषा में कट को कहते हैं निक। क्या कहते हैं, निक। कभी कभी सवाल आ जाए निक को कौन उत्पन्न करता है, गैप। निक का मतलब होता है गैप, गैप उत्पन्न करने वाला टोपोआइसोमरेज, और ये सील करने का भी काम करता है भाई साहब, दोनों काम इसकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, एक्चुअली में बेटा जब एक पे कट करेगा तो वो जनरली एस्टर पे कट लगा देगा एक, आया। डायस्टर का मतलब वो दोनों को यूज करते हैं, कट एक सिरे से लगते हुए खुल जाएगी कुंडली, इसलिए मैंने एक एस्टर वर्ड यूज किया है। डायस्टर का मतलब होता है दो न्यूक्लियोटाइड को बीच में होता है। एक ही बात है बेटा, डायस्टर को कट करो यानी पूरा आ गया, या एस्टर को करो एक ही बात रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा सेम चीज बायोटेक में ही पढ़ोगे। बायोटेक के अंदर GATTC, उल्टा बोलो, घातक वाला याद आ रहा है ना, घातक वाला याद आ रहा है। तो यहाँ पे वो उल्टा 6 का क्रम होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G और A के बीच में कट करते हैं,
तो जी और ए के बीच में हम बात करते हैं एस्टर को कट करो या डाइएस्टर को कट करो, दो के बीच में पूरा अलग हो जाएगा ना, एक जगह वो जो कट नहीं, वो कट हो गया ना, एक जगह कैंची से कट करना है तो वो खुल जाती है, बस सिंपल सा। एस्टर या डाइएस्टर? हाँ जी, दोनों नहीं आएंगे, एक ही वर्ड यूज करेंगे, नहीं आएगा दोनों। ठीक है, एक ही आएगा। ठीक है, कोई आ सकता है, दोनों एक ही बात है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों आ जाए तो आप फिर मोर करेक्ट डीएनए जो रेप्लिकेशन में यूज कर रहे हैं डाइएस्टर पे ज्यादा टिक कर देना, बस डाइएस्टर को, क्योंकि मेन जो बॉन्ड का नाम होता है कौन सा होता है? डाइएस्टर। पर जनरली एक न्यूक्लियोटाइड में क्या बनता है? एस्टर ही बनता है। बोलचाल में क्या कहते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आ गया तो डाइएस्टर हो गया। बात चीज तो वही है, समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत? चलें आगे। हाँ, चलो ठीक है, तो फिर अगली बार जो हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि पूरा बड़ा प्रोसेस है। अगली बार जो हम बात करेंगे इस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और रेप्लिकेशन के बाद बेटा जो हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा इसके अंदर अनुलेखन इकाई वगैरह का है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।